होली का दिन था। अब लोग मस्त हुए होली खेल रहे थे। तभी अचानक वहाँ एक चुड़ैल आ गई। उसका शरीर जल रहा था। लोग आपस में रंग फेंकने और लगाने और नाचने गाने में इतने मशरूफ थे कि उन्हें पता ही नहीं था कि उन सबको एक चुड़ैल देख रही है। मुझे दुख देकर ये अब होली के आनंद ले रहे हैं और मैं सालों से इस आग में तड़प रही हूँ। इन लोगों को देखो, बेशर्मी की हद पार करके नाच रहे हैं। अब इनको सबक सिखाना ही पड़ेगा। जब तक इन्हें सबक नहीं मिलेगा ये नहीं सुधरेंगे। होली खेलते खेलते गलती से चुड़ैल के ऊपर किसी ने रंग फेंका और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। मैंने कितनी बार घोषणा की है कि होली मत खेलो। इस गांव में होली खेलना मना है, पर तुम लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। अब देखो मैं क्या करती हूँ। चुड़ैल ने अगले ही पल एक गांव वाले पर गुलाल फेंका और उसके शरीर पर रंग लगते ही वो गुलाल एक ऐसा द्रव्य बन गया जिससे उसके शरीर से खून बहने लगा, जैसे किसी ने गुलाल में कांच मिला दिया हो। लोग यहाँ वहाँ भागने लगे। होली के दिन रंगों की जगह चुड़ैल ने खून की होली शुरू कर दी। हर साल का यही नियम था, पर कोई करे भी तो क्या करे। चुड़ैल इतनी शक्तिशाली थी कि कोई उसके आगे कुछ नहीं कर सकता था। अभी मैं जा रही हूँ, पर याद रहे कोई होली कभी नहीं खेलेगा इस गांव में, वरना मैं रंगों को खून से बदल दूंगी और ये होली खुशियों की नहीं बल्कि खूनी होली बन जाएगी तुम लोगों के लिए। तुम्हारे अपने ही तुम्हारे रंग में रंगे हुए नजर आएंगे। कहकर चुड़ैल तो चली जाती है, पर उन लोगों के मन में दहशत बैठ जाती है। उत्तर प्रदेश का रतनपुर गांव, जो कभी अपनी खुशहाली और उत्सवों के लिए जाना जाता था, अब एक भयानक खौफ के साए में जी रहा था। कुछ दिनों पहले ही गांव में एक नया परिवार आया था। बेचारे बहुत मासूम लोग थे। सुबह अपने काम पर जाते और रात को घर आकर खाते पीते और सो जाते, और अगले दिन फिर वही। किसी की बुराइयां, चुगली या छल कपट जैसी कोई भावना नहीं थी उनके अंदर। उनके माँ बाप किसी हादसे में अपनी जान गंवा चुके थे। अब केवल वे 2 भाई ही बचे थे। राहुल छोटा भाई था और हरिया बड़ा। अपने माँ बाप के जाने के बाद हरिया ही अपने छोटे भाई का ध्यान रखता था और वो उसे बहुत पढ़ाना चाहता था और उसे ये मजदूरी न करनी पड़े। भैया, होली फिर से आने वाली है, क्या इस साल भी हम होली नहीं मना पाएंगे? अरे ऐसा क्यों कह रहा है पगले, होली क्यों नहीं मनाएगा? साल में एक बार आता है होली का त्योहार, रंगों का त्योहार है। हम बड़े धूमधाम से मनाएंगे। मैं हूँ ना, बता तुझे क्या चाहिए होली के लिए, मैं लेके आऊंगा सब। बोल जरा। नहीं नहीं भैया, मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। पर कल जब मैं स्कूल से आ रहा था तब मैंने कुछ लोगों की बातें सुनी। वे कह रहे थे कि अब होली आने वाली है और फिर से वही मौत का खेल शुरू हो जाएगा। इस साल भी इतने लोग मरेंगे हमारे गांव के, और हम हर साल की तरह कुछ नहीं करवाएंगे। क्यों भाई, ऐसा क्या है? ऐसा क्या हो गया इस गांव में जो लोगों में इतना डर भरा हुआ है होली का? होली तो प्यार का रंग है, खाने पीने का त्योहार है। उसमें ये लोग ऐसी अशुभ बातें काहे कर रहे हैं? पर तू मेरी बात सुन, किसी की बातों से मायूस होने की जरूरत नहीं है तुझे। तू जैसे हर साल होली खेलता है वैसे ही खेलियो। मैं हूं ना, तेरा भाई है तेरे पीछे। कोई बला आएगी भी तो उसे पहले मुझसे होकर गुजरना पड़ेगा। राहुल ये सुनकर भाव में बह गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। हर साल होली के दिन कोई न कोई खौफनाक घटना जरूर घटती थी। अब गांव में होली एक उत्सव नहीं बल्कि डर का प्रतीक बन चुकी थी। लोग रात होते ही अपने अपने घरों में बंद हो जाते। क्या यार, हर साल होली के दिन ही इन लोगों का भय बढ़ जाता है। उस वजह से हम ढंग से होली भी नहीं मना पाते। सारे बड़े लोग आकर गुस्सा करने लगते हैं और फिर अब सब अपने अपने घरों में घुस जाते हैं। इस बार गांव के कुछ नौजवानों ने तय किया कि वे इस डर को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। आनंद, सीमा, रवि, पूजा और दीपक, ये 5 दोस्त गांव के सबसे साहसी युवा थे। उन्होंने तय किया कि इस बार होली का बड़ा आयोजन करेंगे। सुनो दोस्तों, मैं क्या कहता हूँ, एक बार पुजारी बाबा के पास चलते हैं, उनसे सलाह ले लेते हैं। जो हम कर रहे हैं क्या वो सही भी है? क्यों, हम गलत क्या कर रहे हैं ऐसा? मेरे हिसाब से तो कुछ गलत नहीं है। हाँ, पर एक बार पूछने में क्या दिक्कत है? चलते हैं उनके मंदिर। वे लोग मंदिर में पुजारी बाबा से मिलने जाते हैं, पर वहाँ जाकर उन्हें पता चलता है कि बाबा तो 2 दिन से मंदिर आए ही नहीं। मंदिर में साफ सफाई करने वाले ने बताया कि उन्हें 2 दिन पहले देखा था। लेकिन अंकल, 2 दिन पहले जब वो आए थे तो कुछ कहा क्या उन्होंने आपसे? हाँ, उन्होंने होली से पहले होने वाले हवन की तैयारी करने के लिए कहा था। कह रहे थे कि सारी सामग्री और व्यवस्था शुरू कर दी जाए।
जिससे 2 दिनों बाद जब पूजा करनी हो तो कोई विघ्न न आए। पर उसके बाद से फिर खुद ही नहीं आए आज तक। क्या उन्होंने कुछ और भी कहा था? नहीं, ऐसा कुछ तो याद नहीं मुझे। हाँ, उनके अंतिम शब्द थे, चंपा आ चुकी है। हाँ बेटा, यही कहा था। और इसीलिए वे पूजा भी एक दिन पहले ही रखना चाहते थे। रवि और बाकी दोस्त अब पुजारी बाबा के गायब होने की बात से थोड़ा डर गए और भी बातें करते हुए जाने लगे। सीमा बाथरूम से हाथ मुंह धोकर निकली तो उसने अपने आंगन में एक औरत की परछाई देखी। कौन है? कौन है वहाँ? कोई बोलो तो कौन है? सीमा सहमते हुए थोड़ा आगे बढ़ी और हिम्मत करके परछाई के पास गई, पर ये क्या, वहाँ कुछ नहीं था। लेकिन जब पास जाकर देखा तो वहाँ खून के निशान थे। सीमा डर गई, पर उसने किसी से कुछ नहीं कहा। मैंने भी कुछ अनुभव किया, वो भी अपने ही घर में। मैं बाथरूम से निकली तो मैंने देखा एक परछाई है, बड़े से बालों वाली, और डरावनी सी आहट थी वहाँ। पर आवाज देने पर कोई जवाब नहीं आया तो मैंने पास जाकर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। पर वहाँ खून के निशान बने थे, जैसे किसी ने उंगली से ताजे खून के निशान बनाए हो वहाँ। पर हैरानी की बात यह थी कि जैसे ही मैंने वो निशान देख लिए, वो खूनी धब्बे धीरे धीरे हल्के पड़ने लगे और गायब हो गए। इससे पहले कि मैं किसी को कुछ दिखा पाती, खून के निशान अपने आप गायब हो गए। ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। अगर कोई और ये बात बताता तो मैं नहीं मानती, पर दोस्तों ये सच है, मैंने खुद अनुभव किया। अब तो बात बढ़ती जा रही थी। आनंद और उसके दोस्तों ने ठान लिया कि वे चंपा के रहस्य को सुलझा कर रहेंगे। रात के समय आनंद, रवि और दीपक गांव के सबसे बुजुर्ग दादू जी, जो कि 90 साल के हो चुके थे, उनसे मिलने गए। उन्होंने दादू जी से पूछा, दादू, आप इस गांव में सबसे पुराने हो, तो आपको तो सब पता ही होगा। क्या कहानी है इस गांव की? होली के आते ही ये सब दहशत का माहौल क्यों बन जाता है? क्या सच है, क्या झूठ? जरा आपकी राय बताइए इन सब पर। हाँ बेटा, ये सब सही तो नहीं है, पर क्या करें, यही सच है। होली के करीब आते आते चंपा अपने होने का एहसास करवाने लगती है, और करवाए भी क्यों ना, उसके साथ किया ही गलत था इन लोगों ने। ऐसा क्या हुआ था उसके साथ? और ये चंपा कौन है? गांव के बुजुर्ग कहते थे कि ये सब चंपा की आत्मा का श्राप था। चंपा एक गरीब विधवा थी, जिसे मेरे जन्म के भी 50 साल पहले भूतनी कहकर होली की आग में जला दिया गया था। लोगों का मानना था कि चंपा काला जादू जानती थी और गांव वालों पर अशुभ साया डाल रही थी। लेकिन उसकी मौत के बाद से ही गांव में एक के बाद एक अजीब घटनाएं होने लगी। फिर किन्हीं लोगों से पता चला कि चंपा गांव की एक मासूम महिला थी, जिसका पति एक दुर्घटना में मर गया था। गरीबी के कारण वो दूसरों के घरों में काम करके गुजारा करती थी, लेकिन गांव की कुछ घमंडी औरतों ने पर काला जादू करने का झूठा आरोप लगा दिया, और गांव वालों ने बिना सोचे समझे उसे होली की होलिका में धकेल दिया। ये सुनकर सभी सहम गए, लेकिन अब आनंद और उसके दोस्त इस श्राप को खत्म करना चाहते थे। होली का दिन आ चुका था। गांव वाले डरे हुए थे, लेकिन आनंद और उसके दोस्तों ने गांव के चौक में पंडाल बनाया था होली खेलने के लिए। हवा में एक कर्कश आवाज गूंज उठी, रुको, इस बार की होली आखिरी होगी। आनंद और उसके दोस्त इस दहशत का सामना करने के लिए तैयार थे। अब आनंद को समझ आ गया कि उसे इस श्राप को खत्म करना होगा, वरना हर साल ये खूनी होली चलती रहेगी। गांव के सभी लोग मंदिर में इकट्ठा हुए और एक विशेष पूजा की गई। जैसे ही मंत्र पढ़े गए, चुड़ैल की चीखें गूंज उठी। एक आखिरी चीख के साथ चंपा की आत्मा राख में बदल गई और वो हमेशा के लिए गायब हो गई। गांव में पहली बार शांति महसूस हुई। अब होली पर कोई खून नहीं बहा, रंगों में कोई जहर नहीं मिला और गांव वालों ने खुशी खुशी होली मनाई। प्रिया बड़े शहर में एक छोटी सी कंपनी में रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी और उसे अपनी ये जॉब बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। हर रोज की तरह प्रिया अपने ऑफिस के रिसेप्शन पर बैठी हुई थी। बस हर दिन एक ही चीज का इंतजार रहता है, जल्दी से 7 बजे और मैं घर जाऊं। खुद से बातें करते हुए प्रिया अपने लैपटॉप में कुछ ढूंढ रही थी, और वो थी एक नई नौकरी। उसे जल्द से जल्द एक नई और बेहतर नौकरी की तलाश थी। तभी प्रिया के साथ काम करने वाली उर्मिला आकर उससे कहती है, अरे प्रिया, प्रिया जल्दी से मेरी बात सुनो। हाँ हाँ, क्या हुआ उर्मिला, बोलो ना। 7 बज गया है, तुम जा सकती हो। और देखो तुम्हारा फोन कितनी देर से बज रहा है, उठाती क्यों नहीं? ओह हाँ, थैंक यू उर्मिला,
वो मेरा ध्यान कहीं और था और मैं भी बस निकल ही रही हूँ। प्रिया की बात सुनकर उर्मिला चली जाती है और प्रिया हैरानी से अपना फोन उठाती है। भला मुझे कौन फोन कर रहा है? मुझे तो कोई फोन करता ही नहीं है। सचमुच हैरानी की बात तो थी, क्योंकि प्रिया का इस दुनिया में कोई भी नहीं था, न कोई दोस्त और न ही परिवार। लेकिन उसे देखकर उसके मुंह से अपने आप एक नाम निकलता है, राहुल। मगर राहुल मुझे फोन क्यों कर रहा है? प्रिया कुछ सोचकर फोन उठाती है। दूसरी तरफ से उसे परेशान राहुल की आवाज सुनाई देती है। हेलो हेलो प्रिया। राहुल, तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला? तुम्हें याद तो होगा ना कि 1 साल पहले हमने एक दूसरे से वादा किया था कि हम दोबारा एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं करेंगे, और तुम्हारी वो नई गर्लफ्रेंड, उसे इससे कोई दिक्कत नहीं हुई? प्रिया प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनो, अभी ये मजाक का समय नहीं है। हाँ, हमारा ब्रेकअप मजाक था भी नहीं राहुल। और तुम इतना घबराए हुए क्यों लग रहे हो? सब ठीक तो है ना? नहीं, कुछ ठीक नहीं है प्रिया। तुम जानती हो ना, मेरे परिवार में सिर्फ मेरी माँ ही है, मेरे पिता नहीं है। और कुछ समय से मैं ऑफिस के काम से दूसरे शहर आया था, मगर आज शाम को ही मेरी माँ को हार्ट अटैक आया और पड़ोसी उन्हें हॉस्पिटल ले गए। क्या? हार्ट अटैक? ये तो बहुत बुरा हुआ। अब आंटी कैसी है? हाँ प्रिया, और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरी माँ हॉस्पिटल में अकेली है, उनके पास ना तो कोई रिश्तेदार है ना ही दोस्त। मुझे वहां आने में कल सुबह तक का वक्त लगेगा, तो क्या तुम एक रात उनके साथ हॉस्पिटल में गुजार सकती हो? क्या 1 रात हॉस्पिटल में? मगर तुम्हारी वो गर्लफ्रेंड शीला, वो वहां है, तुम उसे क्यों नहीं बुलाते? वो दरअसल प्रिया, हम दोनों तो कुछ महीने पहले ही अलग हो गए थे। अच्छा। प्रिया एक गहरी सांस लेती है और फिर कुछ सोचते हुए राहुल को जवाब देती है। हाँ, ठीक है, फिर तुम मुझे हॉस्पिटल का नाम और एड्रेस टेक्स्ट कर दो, मैं वहां चली जाऊंगी। और हाँ, उन्हें इन्फॉर्म भी कर देना कि घर से कोई आने वाला है। प्रिया राहुल का फोन काट देती है और फिर अपना सारा सामान अपने बैग में डाल लेती है। हाँ, पता नहीं मैं पूरी रात हॉस्पिटल में कैसे गुजारूंगी। मुझे हॉस्पिटल्स बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ, मगर अब इमरजेंसी है तो जाना ही पड़ेगा। प्रिया ऑफिस से बाहर निकलती है और हॉस्पिटल के लिए एक ऑटो पकड़ लेती है। थोड़ी देर के बाद प्रिया उस हॉस्पिटल के सामने पहुंच जाती है। प्रिया को कुछ अजीब सा महसूस होता है और वो उस औरत को अनदेखा करके हॉस्पिटल में चली जाती है। बाहर बैठी रिसेप्शनिस्ट कुछ फाइल्स का काम कर रही थी। सुनिए, मैं मिस्टर राहुल द्विवेदी की फैमिली से हूँ। उनकी माँ रंजना द्विवेदी यहाँ एडमिट है ना, जिन्हें हार्ट अटैक आया था? हाँ, वो 2nd फ्लोर पर हैं। लेकिन आज तो उस फ्लोर पर किसी भी नर्स की नाइट ड्यूटी नहीं है। जिसकी थी उसे इमरजेंसी में घर जाना पड़ा। क्या? कोई नर्स नहीं? इसका क्या मतलब? देखिए, नर्सेज हैं लेकिन बाकी फ्लोर पर हैं। और चलिए, मैं आपको मिसेज रंजना के वार्ड तक ले जाती हूँ। वहाँ एक बेड खाली भी है, तो आप वहाँ रात गुजार सकती हैं। सुबह 4 बजे डॉक्टर उनके चेकअप के लिए आएंगे। और कोई इमरजेंसी हुई तो मैं नर्सेज को कैसे बुलाऊंगी? रूम के बाहर ही एक टेलीफोन है, आप उससे मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकती हैं। बस 311 मिलाइएगा। अच्छा, ठीक है, चलिए फिर। रिसेप्शनिस्ट प्रिया के साथ लिफ्ट तक जाती है। 2nd फ्लोर पर पहला रूम ही वो वार्ड था जहां राहुल की माँ रंजना एडमिट थी। देखिए, ये रहा वार्ड, आप अंदर चले जाइए, मुझे रिसेप्शन पर वापस जाना है। क्या? अच्छा, ठीक है। रिसेप्शनिस्ट वहां से चली जाती है और प्रिया हॉस्पिटल के कॉरिडोर की तरफ देखती है। वो पूरा खाली था। अचानक से प्रिया की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वो कुछ सोचते हुए दरवाजा खोलती है और एक गहरी सांस लेकर अंदर चली जाती है। दरवाजे के पास वाला बेड खाली, वहीं बेड पर राहुल की माँ सो रही थी, जबकि तीसरा, आखिरी और खिड़की के पास वाले बेड पर कोई लेटा हुआ था। ये और कोई नहीं, वही औरत थी जो दीवार की तरफ मुंह करके लेटी हुई थी। उसे ऐसा लेटे देखकर प्रिया कहती है, हेलो, मुझे पता है आप सो नहीं रही। मैं बस बताना चाहती थी कि मैं ये मिसेज रंजना के परिवार से हूँ। आज रात इनके साथ यहाँ रहने वाली हूँ। मैं आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगी। लेकिन वो औरत प्रिया की बात का कोई जवाब नहीं देती। ये देखकर प्रिया को थोड़ा अजीब तो लगता है, मगर फिर भी वो चुपचाप अपने बेड पर बैठ जाती है। हाँ, मुझे इतनी जल्दी नींद तो आने नहीं वाली। बेहतर यही होगा कि कुछ गाने सुन लूं और किताब पढ़ लूं।
फिर थोड़ी देर में नींद जरूर आ जाएगी। लेकिन बीच में उसे ऐसा लगता है जैसे उस औरत ने करवट ली हो और वो उसी की तरफ देख रही हो। ये ख्याल प्रिया को डरा देता है और वो किताब से ध्यान हटाकर उस औरत की तरफ देखती है। शायद मुझे सो जाना चाहिए, कल रात भी मैं बहुत देर से सोई थी। लेकिन जैसे ही उसकी नजर सामने वाले बेड पर पड़ती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उस औरत ने करवट ले ली थी और वो अब मुस्कुराते हुए प्रिया की तरफ ही देख रही थी। प्रिया को ये थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि वो औरत जिस तरह से उसे घूर रही थी वो पलक भी नहीं झपका रही थी। ये क्या? शायद इसे कोई बीमारी है, इसीलिए ये ऐसा कर रही है। हाँ, अब मुझे इसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। हाँ। प्रिया भी बेड पर लेट जाती है और आंखें बंद कर लेती है, मगर ऐसे उसे और अजीब लग रहा था। थोड़ी देर बाद वो फिर से आंखें खोलकर उस औरत की तरफ देखती है और इस बार प्रिया का डर और ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि अब उस औरत की मुस्कान कोई आम मुस्कान नहीं थी और उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। ये नजारा देखकर प्रिया के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो ऐसा महसूस करती है जैसे ना तो वो चिल्ला पा रही थी और ना ही हिल पा रही थी। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल घूम रहा था कि वो किसी तरह यहां से बाहर निकलकर उस टेलीफोन से नीचे फोन मिलाए। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हे भगवान! अचानक से प्रिया को महसूस होता है कि उसके ठीक पीछे कोई लेटा हुआ है और प्रिया को पूरा यकीन था कि ये वही औरत है, मगर वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो किसी तरह अपनी सारी हिम्मत जुटाकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ! 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 कोई बचाओ! थोड़ी ही देर में दूसरे फ्लोर पर कुछ नर्सेज और डॉक्टर आ जाते हैं, लेकिन उन्हें प्रिया बेहोश मिलती है। उसे तेज बुखार भी था। अगले दिन सुबह सुबह जब राहुल वहां पहुंचता है तो देखता है कि प्रिया भी उसी हॉस्पिटल में एडमिट थी। राहुल! राहुल! मुझे यहां से ले चलो, मुझे यहां नहीं रुकना, ये जगह सेफ नहीं है। हाँ, अपनी माँ को भी यहां से ले चलो। कल रात वो तीसरे नंबर वाले बेड पर कोई औरत थी और वो मुझे घूर रही थी। वो जिंदा नहीं थी राहुल। हाँ, उसने मुझसे पास आकर कहा कि ये वार्ड उसका है, लेकिन देखो ना, ये लोग सब कह रहे हैं कि इस वार्ड में सिर्फ 2 ही बेड है, जबकि रात में यहाँ 3 थे। मगर कल रात यहाँ पर 3 बेड थे, मैंने अपनी आंखों से देखा था। तुम बस मुझे यहाँ से ले चलो और अपनी माँ को भी, ये जगह सुरक्षित नहीं है। राहुल अपनी माँ और प्रिया को वहां से दूसरी जगह शिफ्ट करवा लेता है और कुछ ही दिनों में पता करने पर प्रिया को पता चलता है कि उस वार्ड में वाकई 3 बेड हुआ करते थे और उस आखिरी बेड पर एक औरत की मौत हो गई थी। हॉस्पिटल में बिताई वो रात प्रिया कभी नहीं भूलती, और न ही उस औरत की डरावनी हंसी, और न ही उसकी कही वो बात। ये वार्ड मेरा है, चली जाओ यहां से।